हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग वर्क के कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि वर्क एनर्जी पावर में जो हम लोग वर्क पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन आपके पास लिखने के लिए उतना कुछ नहीं होगा। आपको मेन है कि आपको समझना है इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे आप बहुत नहीं। अगर मान लीजिए आपको एक बार आप लेक्चर देखते हैं और उसके बाद भी थोड़ा बहुत अगर आपके दिमाग में चीजें नहीं आती हैं तो एक बार फिर से इस लेक्चर को देखिएगा, लेकिन स्किप मत करिए, क्योंकि ये इस लेक्चर का, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि ये बेस बनाने जा रहा है आपका चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए वर्क से आप लोग सब फेमिलियर हैं। अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे चीजों में वर्क का जिक्र करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अपने डे टू डे लाइफ में वर्क का हम लोग जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और साइंटिफिक टर्म में जिस तरीके से, साइंस के लैंग्वेज में जिस तरीके से वर्क का इस्तेमाल किया जाता है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग वर्क को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और साइंटिफिक टर्म में हम लोग वर्क को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। उस डिफरेंस को पहले समझना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि वर्क क्या होता है, ठीक है, साइंटिफिक टर्म। पहले आप एग्जांपल से ये समझ लीजिए कि डे टू डे लाइफ में और साइंटिफिक टर्म में वर्क डिफरेंट क्यों होता है, ठीक है। देखिए सपोज करिए कि आपका कोई एग्जाम आ रहा है और आप उस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं। आपने बहुत सारे नोट्स तैयार किए हैं, आपने बुक्स पढ़े, उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस पढ़े, नोट्स बनाए हैं, आपने लिख लिख कर नोट्स बनाए हैं, आपने याद किया है, बहुत सारी चीजें आपने इंटरनेट पे सर्च की, गूगल किया है, वहां से पढ़ा है आपने। कई काफी समय से आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, उससे चीजें डिस्कस करते हो, ठीक है। उसके घर जाते हो, आप ट्यूशन जाते हो पढ़ने के लिए, वहां पढ़ाई करते हो, दिन रात आप मेहनत कर रहे हो। आपके घर वाले देखते हैं, बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत वर्क कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये सारा जो वर्क आपके डे टू डे लाइफ में, जो ये बहुत सारा वर्क दिख रहा है, एक्चुअली में साइंस के टर्म में ये वर्क बहुत थोड़ा सा है। क्या डिफरेंस है हम लोग समझेंगे। पहले कुछ एग्जांपल आप समझ लीजिए। उसी तरीके से सपोज करिए कि एक बहुत बड़ा रॉक है, चट्टान है, ठीक है, और आप उस रॉक के ऊपर अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं उसे मूव करने के लिए। आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ताकत लगा रहे हैं, ठीक है। आप थक जाते हैं, स्वेटिंग करने लगते हैं, आपको भूख लग जाती है, आपको प्यास लग जाती है, आपने बहुत वर्क किया है। डे टू डे लाइफ में अगर आप देखें, आप कहें कि यार मैंने तो बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत वर्क किया, लेकिन फिर भी मैं इसे मूव नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप साइंस के लैंग्वेज में जानना चाहें कि भाई आपने कितना वर्क किया है, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आपने एक्चुअली में उस पत्थर को, उस चट्टान को मूव करने के लिए कोई भी वर्क नहीं किया है। कैसे कह सकते हैं ऐसे? जब डिफाइन करेंगे हम लोग वर्क को तो आप समझेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सपोज करिए कि आप एक बहुत भारी लगेज को अपने सर के ऊपर रखकर और आधे घंटे तक खड़े हैं। ऐसा करने के दौरान चूंकि वो लगेज बहुत भारी है, इसीलिए आप थक जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार आधे घंटे तक मैंने इस लगेज को फ्लोर पे नहीं रखा, मैंने बहुत वर्क किया है, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में आपने कोई वर्क नहीं किया है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डे टू डे लाइफ में तो हम कहते हैं कि हमने काफी वर्क किया, लेकिन साइंटिफिक टर्म में हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपने वर्क किया है, या अगर आपने किया है तो थोड़ा सा वर्क किया है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो उसी को समझने के लिए आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं बच्चों। उन एग्जांपल्स को जरा आप समझिएगा तो आपको समझ में आए कि वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों साइंटिफिक तरीके से जो वर्क हमारा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डे टू डे लाइफ में हमारा वर्क का जो तरीका है और जो साइंटिफिक तरीके से जो हम वर्क को समझते हैं, उन दोनों में अंतर है, राइट। तो अब जरा कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि साइंटिफिक तरीके से किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कब होता है। इसके लिए मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स लिख रखे हैं।
पहला एग्जाम्पल है कि सपोज करिए कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में सड़क पर आपको एक पत्थर नजर आता है, एक पेबल नजर आता है। आप उस पत्थर को अगर अपने पैर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, पैर से अगर आप उसको मारते हैं तो आप देखते हैं कि वो पत्थर कुछ दूरी तक मूव करता है। अपने पैर से उस पत्थर को मारने के दौरान आप उस पत्थर के ऊपर पहली बात तो कि कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरी बात आपके फोर्स लगने की वजह से उस पत्थर का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यानी आपने उस पत्थर के ऊपर फोर्स भी लगाया और आपके फोर्स की वजह से कुछ वर्क भी हुआ है। एज ए रिजल्ट हम कहें कि उस पत्थर के ऊपर आपके द्वारा कुछ वर्क किया गया है। क्लियर है? तो मैंने एग्जांपल लिखा है कि पुश अ पेबल लाइंग ऑन रोड, टू डू सो यू एक्सर्ट सम फोर्स एंड द पेबल मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस, इन दिस प्रोसेस वर्क इज डन। क्लियर है बच्चों? उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, सपोज करें कि एक गर्ल है और उस गर्ल के पास एक ट्रॉली है एंड शी इज पुलिंग दैट ट्रॉली। व्हेन जब वो लड़की उस ट्रॉली को पुल करती है तो उस दौरान ट्रॉली को कुछ दूरी तक मूव करना होता है, राइट? यानी ट्रॉली का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और उस ट्रॉली को डिस्प्लेस करने के लिए, कुछ दूरी तक मूव करने के लिए उस गर्ल को कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है उस ट्रॉली के ऊपर। तो फिर से देखिए वही बात आ रही है कि एक तो उस गर्ल ने उस ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगाया और उस फोर्स के लगने की वजह से उस ट्रॉली का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसीलिए हम कहें कि गर्ल के द्वारा उस ट्रॉली के ऊपर कुछ वर्क किया जा रहा है। जैसे स्टोन के ऊपर आपने फोर्स लगाया और उस फोर्स के लगने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए हम कह रहे थे कि स्टोन के ऊपर आपके द्वारा कुछ वर्क हुआ है। ट्रॉली के ऊपर गर्ल ने फोर्स लगाया और उस फोर्स के लगने की वजह से उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एज ए रिजल्ट हम कहें कि ट्रॉली के ऊपर गर्ल के द्वारा कुछ वर्क हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा कि गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड ट्रॉली मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस, to do so she exerts some force on trolley, as a result some work is done। क्लियर है बच्चों? उसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा, ये सारे एग्जांपल्स मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं ताकि आप जब एनसीईआरटी को पढ़ें तो आप उसको अच्छे से समझ सकें। एक एग्जांपल है जो कि आप अभी घर बैठे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास कोई बुक होगी या कोई कॉपी है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट तक उसे उठाएं। जब आप उस ऑब्जेक्ट को जहां पर वो रखा हुआ है वहां से कुछ हाइट तक उठाएंगे तो उस दौरान आप ये फील कर सकते हैं कि आपने उसे उस हाइट तक उठाने के लिए कुछ फोर्स लगाया है फोर्स, और आपके फोर्स लगाने की वजह से वो उस ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट तक उठाया जा सकता है। यानी आपने उसे डिस्प्लेस किया है फोर्स लगाकर। तो आपने एक तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और आपके फोर्स लगाने की वजह से उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एज अ रिजल्ट उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म किया गया है। जैसे अगर आपके पास बुक है तो बुक के ऊपर अपने हाथ से फोर्स लगाइए और उसे कुछ हाइट तक उठा लीजिए। तो फोर्स तो आप लगा ही रहे हैं अपने हाथ से और इस दौरान कुछ हाइट तक उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम कहें कि आपने कुछ वर्क किया है। सो लिफ्ट अ बुक थ्रू सम हाइट। In order to do this, you have to apply some force and book displaces through some height। ठीक है? So work is done। तो नोटिस करिए मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं। तीनों एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक तरीके से यहां पर इन तीनों एग्जांपल्स में वर्क हो रहा है। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हर एग्जांपल में 2 चीजें प्रेजेंट हैं वर्क को परफॉर्म कराने के लिए। एक तो कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, राइट? और उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रहा है। तो यानी कि अगर साइंटिफिक तरीके से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट करना होगा, राइट? तो इसलिए मैंने लिखा है कि ऑल द अबव केसेस नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये दोनों कंडीशन इकट्ठे,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कंडीशन इकट्ठे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने चाहिए, तभी जाकर कुछ वर्क हो सकता है। अगर फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, या डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स नहीं है, उस कंडीशन में आपके द्वारा वर्क नहीं हो सकता है। जैसे मैंने जब आपको एग्जांपल दिया था उस स्टोन को मूव करने का, उस रॉक को मूव करने का, उस दौरान आप फोर्स तो लगा रहे थे लेकिन उस रॉक के ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, इसीलिए आपका वर्क जीरो था। जब आप लगेज को अपने सर के ऊपर उठाते हैं, उस दौरान आप अपने हेड से या हाथ से उसके ऊपर फोर्स तो लगाते हैं लेकिन उस लगेज का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपके द्वारा वर्क डन जीरो होता है। आप एक वॉल को पकड़कर और उस पर एक फोर्स लगाइए, आपने फोर्स लगाया लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए आपके द्वारा साइंटिफिक टर्म में कोई भी वर्क नहीं होगा। यानी आई होप आप समझ रहे हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स भी लगाना होगा, और आपने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तभी जाकर हम कहें कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके आगे फिर हम लोग वर्क का एक फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। नोट कर लें इसे। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क हुआ है, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैपिटल एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, और उस कैपिटल एफ अमाउंट ऑफ फोर्स के लगने की वजह से उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस। यानी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है और उस कैपिटल एफ फोर्स के लगने की वजह से उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस। अगर ऐसा होता है यानी फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम लोगों ने सीखा है कि भाई कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। मान लेते हैं कि उस वर्क को हम W कह देते हैं। तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा, वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसे डिफाइन करते हैं वर्क को? वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू F इंटू S। क्लियर है बच्चों? कुछ मुख्य बातें हैं इसकी। एक तो यह है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या होनी चाहिए? फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसलिए इसकी SI यूनिट न्यूटन मीटर है। इसे हम लोग जूल भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग जूल भी कहते हैं और J सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वर्क जो है उसकी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वर्क की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है? तो देखिए मैंने लिखा है, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच कैपिटल F अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स, due to which object undergoes displacement S. If in this case W amount of work is done, then work is equals to force into displacement. W is equals to F into S. It is a scalar quantity. Its SI unit is Newton meter or joule. It can be positive, negative or zero. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आखिरकार हमें पता कैसे चलेगा कि जो वर्क हुआ है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका कि वर्क पॉजिटिव कब होगा। देखिए अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क तो हुआ है। तो कैसे पता करें वर्क पॉजिटिव है? देखिए वर्क पॉजिटिव तब होगा जब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा? जब आप फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे एग्जांपल लीजिए कि एक बच्चा बाइसिकल पे बैठा हुआ है और आपने आगे की तरफ उसको धक्का दिया, उसके साइकिल को, और साइकिल भी आगे की तरफ मूव करती है, तो आपका फोर्स भी आगे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ, यानी इस केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर वो बच्चा साइकिल से मूव कर रहा है और आपने उसके साइकिल को पकड़कर पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो आप फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं लेकिन साइकिल का मोशन तो आगे की तरफ है, तो जब तक वो रुके ना तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ।
तो फोर्स आपका पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, उस केस में वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। तो मैंने लिखा यहां पर कि वर्क इज पॉजिटिव इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। एंड वर्क इज नेगेटिव इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तीसरा कंडीशन है कि वर्क जीरो कब होगा। देखिए, वर्क जीरो होने के तीन तरीके हैं। या तो आप फोर्स जीरो लगाए, फोर्स अगर जीरो है तो वर्क जीरो। अगर दूसरा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क जीरो। ठीक है, तो वर्क जीरो होगा अगर तीन कंडीशंस हैं। पहला कि आपने फोर्स आपका जीरो है, भले ही कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन फोर्स अगर जीरो है तो वर्क जीरो है। दूसरा कि फोर्स आपने लगाया, फोर्स जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क जीरो होगा। तीसरा है कि अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उनके बीच का एंगल, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तो भी वर्क हमारा जीरो होता है। ये तीन कंडीशन आपके वर्क के जीरो होने के हैं। क्लियर है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ये वर्क का कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको बताना था, मैंने आपको आज बता दिया। ये पूरा कॉन्सेप्ट आप इसको पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, दूसरे बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। जो अगला लेक्चर हम लोग करेंगे, उस लेक्चर में हम लोग वर्क पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसे स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा। वर्क का कॉन्सेप्ट जितने अच्छे से आप कंप्लीट कर सकें उतने अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।